हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल प्रीति प्रेटी एजुकेशन पर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। क्लास 10 का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 और यह जो पूरा एक्सरसाइज है 6, इस एक्सरसाइज का नाम है त्रिभुज, ट्राइंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहला बात ये कि चूंकि इस चित्र का नाम है त्रिभुज, ट्राइंगल, तो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज कहते किसे। सबसे पहले त्रिभुज कहते किसे। देखिए, त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल ही क्लियर होगा आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे कि एक बार यहाँ पे बता भी देते हैं, दिखा भी देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि यह एक रेखा हो गया, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, और इससे ये जो 3 सीधी रेखाएं हैं, इससे जो घिरी हुई आकृति है, इसके बीच में जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। तो थोड़ा एक बार और हम लोग बात करते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 में हम लोग पढ़ने किस चीज के बारे में। देखिए, एक्सरसाइज 6.1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं समरूप के बारे में और सर्वांग सम के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि समरूप किसे कहते हैं, समरूप होता क्या है। समरूप किसे कहते हैं, समरूप होता क्या है। देखिए बाबू, अगर 2 आकृति है और दोनों आकृति देखने में समान है, देखने में सेम है, तो उसको हम लोग समरूप कह सकते हैं। बिल्कुल इजी है। मान लीजिए कि 2 आकृति है, ये 2 आकृति है, ठीक है, और दोनों आकृति देखने में समान है, यानी कि यह भी त्रिभुज है और यह भी त्रिभुज है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह दोनों समरूप आकृति है। ये दोनों कैसी आकृति है, यह दोनों समरूप आकृति है। यहाँ पर बस आकृति सेम होना चाहिए, आकार से कोई मतलब नहीं है। आकृति सेम होना चाहिए, मतलब ये भी त्रिभुज होना चाहिए और दूसरी आकृति जो है वह भी त्रिभुज होना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वह दोनों समरूप होगा। सिर्फ त्रिभुज ही नहीं, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर कोई वर्ग है, अगर 2 वर्ग है, तो इन दोनों वर्ग को हम लोग बोल सकते हैं ये जो आकृति है, ये दोनों आकृति भी क्या है, समरूप है। ये दोनों आकृति भी क्या है, समरूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लिए, इसी तरह अगर 2 सर्किल है, तो ये दोनों सर्किल भी क्या होगा बाबू, ये दोनों सर्किल भी क्या होगा, समरूप होगा। अब समरूप होने के कुछ नियम भी होते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि समरूप होने के क्या क्या नियम है। समरूप होने के नियम, तो इसमें सबसे पहला नियम है, समरूप होने के नियम में सबसे पहला नियम है कि इसकी जो बराबर होना चाहिए। पहला नियम है संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, और दूसरा जो नियम है वह है कि संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर
होना चाहिए। तो ये नियम बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं छोटे से जगह में और कि सर्वांग सम किसे कहते हैं। सर्वांग सम किसे कहते हैं? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सर्वांग सम। सर्वांग सम जिसके सभी अंग समान हो, सर्वांग सम जिसके सभी अंग एकदम समान हो, हूबहू हो, उसे बोलते हैं सर्वांग सम। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई वर्ग है, यहाँ पर कोई वर्ग है और दूसरी तरफ एक और वर्ग है, दूसरी तरफ एक और वर्ग है, अगर इस वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है और इस वर्ग की भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब ये हुआ कि यह दोनों जो वर्ग की आकृति हैं यह आपस में सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि समरूप होने की क्या क्या कसौटियां हैं, सर्वांग सम किसे कहते हैं, समरूप किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। मतलब कि त्रिभुज का इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। यहाँ पर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग उसको चाहें तो देख सकते हैं। ऊपर जो आई बटन आ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग उसको चाहे तो अभी जाकर के देख सकते हैं। तो सर्वांग सम जिसकी सभी भुजाएं, मतलब कि दो वर्ग है, अगर बिल्कुल एकदम साइज में आकार में जो एकदम समान हो, उसी को हम लोग बोलते हैं यह सर्वांग सम होता है। जैसे कि अगर दो त्रिभुज हो, एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, अगर इस त्रिभुज का ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो इस प्रकार से इनका सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है और सभी कोण भी बराबर हो रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं यह क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। एक बात और याद रखिएगा बाबू आप लोग कि जितने भी सर्वांग सम आकृति होते हैं वे समरूप भी होते हैं। जितने भी सर्वांग सम आकृति होते हैं वे समरूप भी होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती। जितने भी सर्वांग सम आकृति हैं वह समरूप भी होती हैं, लेकिन जितने भी समरूप आकृतियां होती हैं वह सभी सर्वांग सम नहीं होती। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। बेहतर तो यही होगा कि इसको साथ साथ आप लोग लिखते चले, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 और सॉल्व करते हैं इससे प्रश्न उत्तर को। तो देखिए बाबू, कह रहा है एक नंबर में, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जिसमें पहला प्रश्न है सभी वृत्त होते हैं। अब इसमें से भरना है सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। अब जैसे मान लीजिए दो वृत्त है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दूसरा एक और वृत्त है, ठीक है, इसका मान लीजिए कि रेडियस इससे बड़ा है और इसका मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है। तो क्या यह दोनों सर्वांग सम है? अभी हम बताए थे ना कि सर्वांग सम जो होते हैं वह आकार में और साइज में हूबहू समान होते हैं। तो सभी वृत्त तो जरूरी नहीं है कि बराबर ही होंगे, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए सभी वृत्त जो होते हैं वह समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? समरूप होते हैं या सर्वांग सम? तो अगेन यहाँ पर भी वही लागू हो जाएगा। मान लीजिए कि दो वर्ग हैं, दो वर्ग यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों वर्ग बराबर ही होगा। बराबर इसलिए नहीं बना रहे हम जानबूझ के कि बराबर जितने भी वर्ग हैं या फिर कोई भी अगर वर्ग बनाएगा तो जरूरी नहीं है कि एकदम बराबर ही बना देगा। तो अगर इसका भुजा, एक भुजा 4 सेंटीमीटर का है और इसका 5 सेंटीमीटर का है तो छोटा बड़ा है, भले ही इसका रंग रूप एक जैसा हो, मतलब कि देखने में सेम हो, दोनों देखने में सेम है, मतलब ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, लेकिन आकार तो सेम नहीं है ना, इसलिए ये क्या होंगे? सर्वांग सम नहीं होंगे, क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं?
समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको भी देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना रहे हैं। समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, आपको लोग पता है ना। जैसे कि इसका मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी ई एफ। अगर त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और भुजा बी सी बराबर हो तो जरूरी नहीं है कि त्रिभुज डी ई एफ में भी भुजा डी ई और ई एफ की बराबर होंगे। हो सकता है इसमें डी ई बराबर हो और डी एफ बराबर हो। तो इस प्रकार इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समरूप सभी समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोग समरूप नहीं बोल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को हम क्या बोल सकते हैं, समरूप नहीं बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर इसका तीनों भुजा बराबर हो, तो इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं। इसको हम लोग समरूप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अभी बताए हैं, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात हो वह बराबर होना चाहिए, यानी कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भुजाओं का समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो इसी को बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से उतार लिया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, और इसके बाद से हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहले समरूप आकृति के दो उदाहरण देने हैं। बिल्कुल इजी है, दो आकृति बना देना है जो आपस में दिखने में क्या हो, समरूप। तो हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दो त्रिभुज ही बना देते हैं। एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। इसके नाम रख देते हैं ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों क्या है, यह समरूप है। ये क्या है, समरूप है। ऐसे ही एक और बना देते हैं, एक वर्ग बना देते हैं। जैसे एक ये रेक्टेंगल हो गया और एक तो ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है ना। तो ये भी, इसका भी नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पर ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो ये दोनों भी क्या है, समरूप है। तो ये दो उसके उदाहरण हो गए, समरूप आकृति के दो क्या हो गए, उदाहरण हो गए। अब दूसरा में कह रहा है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो ये भी बहुत ही इजी है। तो दो एग्जाम्पल देना है। तो एक नंबर ये हो गया, एक तो ये हो गया, 2 नंबर। इसमें भी लोग ऐसे बना देते हैं। एक मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया और एक ये हो गया आपका वर्ग। तो त्रिभुज और वर्ग दोनों दिखने में क्या है, एक त्रिभुज है, एक वर्ग है। तो क्या ये समरूप है, समरूप नहीं, ये दोनों आपस में समरूप नहीं। ठीक है। इसी तरह और एक बना दीजिए। एक मान लीजिए कि वर्ग हो गया और एक हो गया वृत्त। ये भी क्या होगा, समरूप नहीं होगा। तो ये हो गया दो एग्जाम्पल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यहाँ पे चतुर्भुज दिया हुआ है, 2 चतुर्भुज दिया हुआ है और पूछ रहा है कि बताना है कि ये चतुर्भुज जो है समरूप है या नहीं। तो बताए थे कि समरूप होने के नियम क्या क्या है। सबसे पहले उनके भुजाओं का अनुपात होना चाहिए बराबर और उनके संगत होने चाहिए बराबर।
ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत भुजा भी क्या संगत कोण भी, सॉरी, समरूप होने के नियम में बताए थे आप लोगों को कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और उनके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले करके देख लेते हैं। मान लीजिए SP बट्टा DA करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.5 बट्टा 3, जो कि कट करके आ जाएगा 1 बट्टा 2। ठीक है, अब करते हैं PQ बट्टा AB, ये हो जाएगा 1.5 बट्टा 3, ये भी कट करके हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब करते हैं QR बट्टा BC, ये भी हो जाएगा 1.5 बट्टा 3, ये भी कट करके हो जाएगा 1 बट्टा 2। अब करते हैं R, पर इधर के लिखे थे ना, तो RS बट्टा CD, तो ये भी हो जाएगा 1.5 बट्टा 3, जो कि कट करके हो जाएगा 1 बट्टा 2। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनके सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह 1 बट्टा 2 आ रहा है। यहाँ पर इनके सभी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वह 1 बट्टा 2 आ रहा है, यानी कि ये सभी क्या है, बराबर है। अब हम देख लेते हैं क्या इनमें जो कोण है वह सभी बराबर है या नहीं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोण RSP, कोण ऐसे बोल सकते हैं, कोण S, कोण P, कोण R, कोण Q। ये जो है ना ही कोण S कोण D के बराबर है, ना ही कोण P कोण A के बराबर है, ना ही कोण Q कोण B के बराबर है, और ना ही कोण R कोण C के बराबर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो तो बराबर आ रहा है, लेकिन इसी कोण जो है वह बराबर नहीं आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो आकृति चतुर्भुज, यहाँ पर जो चतुर्भुज दिया गया है, यहाँ पर जो आकृति दी गई है वह समरूप नहीं होगा, यह समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर 6.1 खत्म। बहुत ही छोटा चैप्टर था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।